राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिल्ली में फिर से एक बार आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र की सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से दिल्ली सरकार का अधिकार कम करने का प्रयास कर रही है और एलजी को अधिक पावर दिया जा रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको ये भी बता दें कि भाजपा निगम और दिल्ली सरकार भी फिर से एक बार पैसे देने और न देने के मुद्दे पर आमने सामने है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसने भाजपा नगर निगम को पैसे दिए हैं 1095 करोड़ कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारियों के, चिकित्सकों और अन्य के वेतन मद में, जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर का कहना है कि उप मुख्यमंत्री ने कई बार ये बात कहा कि वो पैसा दे रहे हैं लेकिन निगम को कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ। अब कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, अब इस बात को लेकर दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इधर निगम के कर्मचारियों ने अपना हड़ताल खत्म कर दिया है और नगर में जो गंदगी व्याप्त हो गई थी वहाँ सफाई शुरू हो चुका है और उम्मीद है जो आने वाले एक सप्ताह के अंदर दिल्ली फिर से एक बार स्वच्छ दिल्ली बन जाएगा। और दूसरी ओर निगम अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जगह जगह कैंप लगाकर हाउस टैक्स, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट प्लस इंडस्ट्रीज सभी का जो भी आय के स्रोत हैं जिससे निगम को आय की प्राप्ति हो सकती है, कैंप के माध्यम से वो लगाना शुरू कर दिया है। यह एक बड़ा ही सकारात्मक कदम है। अगर इसी तरीके से निगम लगातार काम करे, साल में प्रत्येक महीने में अगर वो एक सप्ताह 3 दिन अगर इस तरीके का कैंप लगावे, लोगों को कार्यालय तक चक्कर ना लगाना पड़े और कार्यालय में जाकर उन्हें जो है बाबुओं के इर्द गिर्द ना घूमना पड़े, तो निगम की आर्थिक स्थिति स्वतः ही मजबूत हो जाएगी और निगम को किसी से हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे कि ईडी ने 7 बिल्डरों के खिलाफ जो नोएडा के हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं जीएसटी के मामले में भी एक बहुत चौंकाने वाले मामले हुए हैं और बिल्डिंग मटेरियल के व्यापारी जो फर्जी कई कंपनियां बनाकर गुमराह कर रहा था विभाग को और टैक्स की चोरी कर रहा था और उसके घर से 2.25 करोड़ रुपए नगद बरामद हुई थी, उसे गिरफ्तार कर करके जेल भेज दिया गया है। तो राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे बार बार यह निवेदन कर रहे हैं और कहते रहे हैं और आपसे आग्रह करते रहे हैं कि यह राष्ट्र आपका है। इस राष्ट्र के संविधान के तहत आपको ढेर सारे अधिकार मिले हुए हैं। आप अपने अधिकार का पूर्ण उपयोग करें। आपके अधिकार का अगर कहीं हनन हो रहा हो तो भारत के संविधान के तहत जो आपको अधिकार मिला है उसके लिए आप उचित स्थान पर अपनी आवाज उठाएं और इसके लिए आपको धरना प्रदर्शन जो भी
कदम उठाना पड़े आप अवश्य उठाएं, लेकिन आप साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि यह राष्ट्र आपका है। राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने में आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, आपकी भी उतनी ही जवाबदेही है। इसीलिए आप कोई भी ऐसा काम न करें जिससे राष्ट्र का नुकसान होता हो। आप अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बचाने का काम करें, आप अपने हिस्से के हिंदुस्तान को सर्वप्रथम बनाने का काम करें, आप अपने हिस्से का जो भी दायित्व है उसे निभाने का प्रयास करें। यही तो राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आप सभी को फिर से एक बार यह याद दिलाना चाहेंगे कि आने वाले समय में ये विदेशी ताकतें चाहती है जो भारत में अशांति फैले, ताकि भारत जो विकसित राष्ट्र की तरफ विकासशील राष्ट्र से आगे बढ़ना चाह रही है वो न बढ़े। इसलिए विदेशी ताकतें चाहती है भारत में किसी न किसी प्रकार से वह अशांति फैलाकर रखे। उनके मंसूबे कामयाब न हो, इसके लिए प्रत्येक हिंदुस्तानी का यह दायित्व बनता है जो वे अपने अपने हिस्से की जिम्मेवारी को अगर निभा लें ईमानदारी पूर्वक राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए, तो भारत को, इस राष्ट्र को सर्वप्रथम बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे विदेशी ताकतें कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, क्योंकि भारत का एक एक बंदा राष्ट्रभक्त है और वह चाहता है जो कि उसने इस देश का जो नमक खाया है उस देश के नमक की कीमत अपने प्राणों की आहुति देकर भी करे और राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं। वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। उत्तरी दिल्ली नगर निगम औद्योगिक क्षेत्र के समस्त निवासियों के लिए एक शुभ सूचना है कि अब आपका औद्योगिक क्षेत्र का लाइसेंस केवल 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं ऑनलाइन और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। उसमें आपका ऑनरशिप प्रूफ, डीपीसीसी का सर्टिफिकेट, एनओसी, फायर की और उसके साथ आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन। इन सब को आप जब अपलोड कर देंगे तो इसी आधार पर आपका लाइसेंस आपको ऑन क्लिक मिलेगा। और इसके साथ साथ हम लोगों ने इसका रिन्यूअल को भी बहुत सरलीकरण किया है। आप लोग अपने औद्योगिक क्षेत्र की जितने भी कंफर्म हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं उसके अंदर आप प्रत्येक तल पर भी लाइसेंस ले सकते हैं। आप जल्दी से जल्दी इस सुविधा का लाभ उठाएं। धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात उच्च न्यायालय की डायमंड जुबली समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने सत्य और न्याय के साथ जिस कर्तव्य और निष्ठा से काम किया है उससे भारतीय न्याय व्यवस्था को मजबूती मिली है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान में
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राण वायु की तरह है। हमारी न्यायपालिका ने संविधान की प्राण वायु की सुरक्षा का दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ सदियों से सभ्यता और सामाजिक ताने बाने का आधार रहा है। न्यायपालिका के प्रति भरोसे ने सामान्य नागरिक के मन में एक आत्मविश्वास जगाते हुए उसे सच्चाई के लिए खड़े होने की ताकत दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी से अब तक देश की यात्रा में हम न्यायपालिका के योगदान की चर्चा के साथ बार काउंसलिंग के योगदान की भी चर्चा करते हैं। हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो, जहां हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो। सरकार भी इस दिशा में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है ताकि वर्ल्ड क्लास जस्टिस सिस्टम खड़ा हो सके। आज डिजिटल इंडिया मिशन की वजह से हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत तेजी से आधुनिक बन रहा है। अभी तक 18,000 से ज्यादा कोर्ट कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। हमारे संविधान में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनको दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है। आज हर देशवासी पूरे संतोष से ये कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का अपना दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। हमारी जुडिशरी ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को भी मजबूत किया है। हमारी न्याय व्यवस्था की ये गौरवशाली इमारत बार के ही पिलर पर खड़ी है। दशकों से हमारे देश में बार और जुडिशरी मिलकर ही न्याय के मूलभूत उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। 2 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने अपनी मांगों के चलते आज पूरे देश में चक्का जाम किया। ये चक्का जाम दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ, जो दोपहर 3 बजे वाहनों के हॉर्न बजाकर खत्म हुआ। हालांकि दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में किसानों ने चक्का जाम न करने का फैसला किया। किसानों ने एम्बुलेंस और स्कूल की बस को जाम के दौरान नहीं रोकने का फैसला किया था। तो वहीं 26 जनवरी में दिल्ली में हुई हिंसा को देखते हुए दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की सख्त तैनाती की गई थी। साथ ही दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन को भी बंद रखा गया। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और रिजर्व फोर्स के लगभग 50,000 जवान दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में तैनात किए गए। दिल्ली में दिल्ली पुलिस और जवानों की चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई और जगह जगह बैरिकेड्स के इंतजाम देखने को मिले, जिसके चलते दिल्ली वासियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ट्रैफिक भी रोजाना की तरह सामान्य नजर आया और दिल्ली में लगभग स्थिति बेहतर नजर आई। जो चक्का जाम है, किसानों की मांगे की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और किसानों को मिलजुल के बात करनी चाहिए। जो सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, जो समस्या खुल कर सरकार को बतानी चाहिए। किसान जो है ना, भारत का अन्नदाता है। अन्न के बिना जो है ना किसी का काम नहीं चलता है। किसानों की बात को ध्यान से सुन के उनकी समस्या को हल करना चाहिए। आज के किसान आंदोलन का इतना इम्पैक्ट नहीं रहा। आम जनजीवन सामान्य चल रहा है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इस समय दिल्ली एनसीआर में बहुत बढ़िया से अपना ट्रैफिक और वेल अपना डीटीसी बसें, ऑटो सब कुछ चल रहा है जी। किसान आंदोलन से वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनसे वो अपने हक के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना जी। और हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यही हमारा काम धंधा थोड़ा कम हो गया उनके। आज जो किसान आंदोलन जो हो रही है वो दिल्ली के अंदर तो करीब ठीक ठाक ही लग रही है और ऐसे ही अगर आंदोलन हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। और बाद बाकी जो है सो ये आंदोलन इतना दिन तक होना भी नहीं चाहिए, इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे किसान की तरफ से हो। क्या बताएं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल ही चल रहा है जैसा रोज का रूटीन होता है, सेम रूटीन है। कुछ अलग तो देखने में आया ही नहीं है। बस सफर करके आए हैं, सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा है और तो सब नॉर्मल है जी। किसान आंदोलन में बता रहा हूँ सर, मुझे बिल्कुल जाम नहीं मिला है, रोड पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला है, बिल्कुल शांतिपूर्वक रहा है जी। यही रजौरी गार्डन, मोती नगर, रमेश नगर, चांदनी चौक भी कैसा, वहाँ भी ट्रैफिक कम था। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने दिल्ली में सुरक्षा संबंधी जानकारी के लिए रजौरी गार्डन के एसएचओ अनिल शर्मा से बात की। देखिए, हमारे शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए राजा गार्डन चौक के ऊपर हमारे पुलिसकर्मी तैनात हैं
ताकि जनता व ट्रैफिक को निर्बाध रूप से, सुचारू रूप से जारी रहने में मदद दी जा सके। इसके लिए हम सुबह से यहाँ पे तैनात हैं और ये आपको आश्वस्त करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि पुलिस आपके साथ है, आपके द्वार है और आपके साथ है, और शहर की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की खलबली नहीं होने दी जाएगी। अर्ली मॉर्निंग से लेकर के लेट नाइट तक, जब तक कि कंप्लीट ट्रैफिक सुचारू रूप से संचालित नहीं हो जाता, वह तमाम जो लोग अपने कार्य में जाते हैं अपने अपने घरों में सकुशल रूप से नहीं पहुंच जाते। देश में एक तरफ जहां टीकाकरण अभियान चालू है तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के मामले भी दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने पहले जहां 18 जनवरी को 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी थी, तो वहीं कल यानी कि 5 फरवरी से दिल्ली सरकार ने 9वीं और 11वीं की कक्षा के छात्रों के लिए भी स्कूल खोलने की अनुमति दे दी थी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण दिल्ली के स्कूल पिछले 10 महीने से बंद पड़े थे। बताया जा रहा है कि कल पहले दिन लगभग 70% छात्र ही स्कूल पहुंचे। स्कूलों में छात्रों के अभिभावकों का सहमति पत्र भी लाना अनिवार्य था। साथ ही छात्र स्कूल में मास्क लगाकर पहुंचे। स्कूल परिसर में जगह जगह गोल घेरे बनाए गए थे ताकि छात्र एक साथ नहीं बल्कि उचित दूरी बनाकर रहें। हर छात्र की पहले थर्मल स्कैनिंग की गई, फिर हाथ और बस्ते को सैनिटाइज किया गया। तो वहीं स्कूलों में प्रार्थना सभा भी नहीं हुई। एक कक्षा में केवल 12-15 छात्र ही बैठाए जा रहे हैं। हर कक्षा को 2 भागों में बांटा जा रहा है और प्रत्येक कक्षा का अलग अलग टाइम टेबल भी बनाया जा रहा है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छात्रों को एक एक सीट छोड़कर बैठाया जा रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने दिल्ली के स्कूल का जायजा लिया और वहां छात्र और शिक्षकों से बात की। काफी दिनों बाद बच्चों का स्कूल खुला है। देखिए, पहली चीज़ तो प्रॉपर तरीके से अभी स्कूल खुले नहीं हैं। जो बच्चों की एग्ज़ाम से संबंधित कुछ समस्याएं हैं उनको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रैक्टिकल वगैरह के लिए बच्चों को बुलाया जा रहा है। केवल बोर्ड की बच्चों को बुलाया जा रहा है। दूसरे बच्चों का जो सुरक्षा के लिए यहाँ, जैसा कि आपने गेट पर देखा होगा, एक एक बच्चे की थर्मल स्क्रीनिंग होती है। वहीं से डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है कि बच्चे दूरी बनाते हुए क्लासरूम में आएंगे। जहाँ पर उनको बैठने का निर्धारित जगह है वहीं वो बैठेंगे। हर एक बच्चा प्रॉपर मास्क पहनकर आएगा। हर एक क्लासरूम के बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था है। गेट पर भी हर बच्चा सैनिटाइज करके ही एंट्री होती है। तो कोशिश हम पूरी करते हैं कि सभी बच्चे जो है सुरक्षित रहें। और थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यदि अगर किसी बच्चे के टेम्परेचर में लगता है समस्या तो हम उसको वहाँ बैठाते हैं और एक अलग से एक रूम बना रखा हमने, वहाँ उसको बैठा देते हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है। तो आगे के लिए भी हम इस तरह का ध्यान रखेंगे कि किसी को भी समस्या है तो एक अलग रूम में उसको हम बैठा सकें। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्था है। और दूरी बनाने पर और मास्क, सैनिटाइज, ये सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। 5 तारीख से 9वीं और 11वीं के बच्चों को भी, हमारा तो स्कूल ही 10वीं तक का है, जी। तो 9वीं और 10वीं के ही बच्चे आएंगे। तो उसमें भी सारे बच्चे नहीं आ रहे। अब जैसे बच्चों को आना है तो उनके माँ बाप से कंसेंट फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, सहमति पत्र। जी। उसमें वो लिखा रहेगा कि हाँ, बच्चे को किसी समस्या नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और हम इसको विद्यालय भेजने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम पहले ही बच्चों से कंसेंट फॉर्म भरवा रहे हैं। अभिभावक से बात कर रहे हैं, उनमें कन्विंस कर रहे हैं कि वो विद्यालय भेजें ताकि उनका कुछ बोर्ड को लेकर फ़ायदा हो सके। सर, ये जो लॉकडाउन से स्कूल बंद था, इससे हमारी पढ़ाई का नुकसान हुआ है। इसमें हम थोड़ा बहुत परेशानी में थे। इसमें ट्यूशन बंद हो गया था, पढ़ाई हम घर पे खुद ही कर रहे थे। और जब जैसे स्कूल खुला तो जिससे हमें पढ़ाई थोड़ा आसान हो, जो पढ़ाई का पेपर का नुकसान हुआ था हमारा आने वाला था, उसमें सच में तैयारी करवा रहे थे। इससे हमारा बहुत फ़ायदा हो रहा है। इससे हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है और तो हमारे पेपर की तैयारी करें ताकि बच्चे अच्छे से मार्क्स रिजल्ट ताकि पास हो सके। तो आपको अच्छा लग रहा है? सही, हमें अच्छे अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि स्कूल खुल गया, स्कूल में पढ़ाई हमें दुआ चल रही है। सर, इसमें लॉकडाउन में तो हमें पहले पालन करना चाहिए कि जब कोरोना बीमारी चल रही है, बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे सांस लेने से भी फैल रही है। मास्क लगा के रखें हमेशा और हाथों को साबुन से धो, घर जाने से पहले अपने हाथ को धोएं अच्छे से और मास्क लगा के रखना चाहिए। कहीं बाहर निकले तो मास्क लगाना चाहिए। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शुद्ध पेयजल आपूर्ति संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए कॉल सेंटर में आने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के समक्ष मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अनुचरण एवं रख रखाव की प्रस्तावित नीति तथा शहरी पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत क्रियान्वित पाइप जलापूर्ति योजनाओं की अनुचरण नीति से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया।
इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जो समेकित कॉल सेंटर बनाया गया है उसमें आने वाली शिकायतों का त्वरित निष्पादन करें। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में राज्य में पशुओं की ईयर टैगिंग का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कृषि और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार ने कहा कि ईयर टैगिंग करने से हर पशुओं को चिन्हित करना संभव हो सकेगा। राज्य में पशुओं का ईयर टैगिंग का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ईयर टैगिंग पशुपालक के हित में किया जा रहा है, क्योंकि ईयर टैगिंग करने से हर एक पशु को हम लोग चिन्हित करना संभव हो सकेगा। राज्य सरकार से और केंद्रीय सरकार का भी कितने भी योजनाएं हैं, उस योजना से लाभ हम हर एक पशु को पहुंचाने का, उसका ट्रैकिंग करने का काम करने में हम सफल होंगे। अभी ईयर टैगिंग का काम लगभग 70% से ज़्यादा पशुओं में ऑलरेडी कर दिया गया है और शेष काम हम चाहते हैं कि इसी महीने फरवरी महीने के अंत तक इस काम को हम लोग पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देशन में पटना के बैरिया में बन रहे अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का काम करीब 80% तक पूरा हो चुका है। सितंबर-अक्टूबर तक यह बस स्टैंड पूरी तरह चालू हो सकता है। राज्य का यह पहला बस स्टैंड होगा जहां राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। यहां एक परिसर में मॉल, होटल, मल्टीप्लेक्स और बच्चों के खेलने का एरिया समेत कई तरह की सुविधाएं होंगी। यह 25 एकड़ में फैला हुआ है। इसके परिसर में 4 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। 8 फरवरी से राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल की 6ठी एवं 8वीं कक्षा को चालू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रत्येक कक्षा में छात्र की 50% उपस्थिति प्रथम दिन रहेगी तथा शेष 50% उपस्थिति दूसरे दिन रहेगी, जबकि शिक्षक पूर्ण क्षमता के साथ उपस्थित होंगे। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस संबंध में जानकारी दी। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को समस्तीपुर जिला के सरायरंजन प्रखंड के गंगापुर पंचायत में नव प्रवर्तन योजना अंतर्गत अन्य राज्यों से आए मजदूरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित प्लम्बर ग्रुप का उद्घाटन किया। इस ग्रुप को जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक औजार उपलब्ध कराए गए हैं। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी श्री राहुल कुमार ने बी कोठी प्रखंड के दिवराधनी पंचायत में मनरेगा व ICDS के तहत नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हस्ताक्षर अभियान का भी शुभारंभ किया। वैशाली के जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह ने प्रधानमंत्री डायलिसिस इकाई योजना के तहत सदर अस्पताल में 5 बेड के डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने मनीगाछी प्रखंड में चल रहे नल जल योजना की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनीगाछी का भी निरीक्षण किया। बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर ने बाजार समिति परिसर स्थित गोदाम में CMR लॉट के रखरखाव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को चावल के रखरखाव से संबंधित कई दिशा निर्देश दिए। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने सोनवर्षा प्रखंड अंतर्गत सहसौल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में L1 डिलीवरी पॉइंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर सिविल सर्जन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। गया के जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने जिले में सफलतापूर्वक टीकाकरण अभियान को और अधिक प्रभावी तरीके से करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी स्वास्थ्यकर्मी अभी तक टीका नहीं लिए हैं वो अगले 2 दिनों में टीका लगवाना सुनिश्चित करें। नवादा के जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बचे हुए ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण से संबंधित समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को शेष सभी सामुदायिक पुस्तकालय को ससमय निर्माण कराने का निर्देश दिया। खगड़िया के जिलाधिकारी श्री आलोक रंजन घोष ने अलौली प्रखंड अंतर्गत अम्बा ग्राम का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने जीविका की सतत जीविकोपार्जन योजना की लाभुक दीदियों के साथ वार्ता की तथा इसके लाभ के बारे में भी जानकारी ली। 2021 में केंद्र सरकार का जो बजट आया है उस बजट के संदर्भ में आप आम नागरिक को क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है उस संदर्भ में बताएं। हमारे वित्त मंत्री
आदरणीय निर्मला सीतारमण ने बजट शुरू होने से करीब एक सप्ताह पहले कहा था कि मैं ऐसा बजट पेश करूंगी कि अभी तक के इतिहास में ऐसा बजट नहीं आया होगा। 100 सालों तक ऐसा बजट नहीं आया है, आएगा भी नहीं, ऐसा बजट मैं पेश करूंगी। और उन्होंने वास्तव में ऐसा ही बजट पेश किया। उन्होंने जो बजट पेश किया, मैं उसकी एक संक्षिप्त जो है ना उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। शेयर मार्केट जो हमारी पूरी इकोनॉमी का एक दर्पण होता है, उस दिन जिस दिन बजट पेश किया जा रहा था, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी छलांग अभी तक कभी नहीं लगी थी, जो कि इस बजट को पेश करते समय ही इतनी ज़्यादा लग गई। और सारी इकोनॉमी के आधार जो है ना शेयर मार्केट होती है। उससे पता चल जाता है कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े फाइनेंस करने वाले, विदेशी ताकतें सब जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि शेयर मार्केट कहाँ जा रही है। तो उसका एक ज्वलंत उदाहरण ये है। उसके बाद उन्होंने सड़कों के लिए 1,18,000 करोड़ रुपये, रेलवे के लिए 1,24,000 करोड़ रुपये और किसानों के लिए करीब 2.25 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान जो किया है। और 75 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों के लिए उन्होंने जो है ना टैक्स से पूरा बेनिफिट एक किस्म से दिया है कि जो पेंशन लेते हैं उनके ऊपर ITR जमा कराने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे न जाने कितनी बातें हैं, कितनी छूट, और कोई इस तरह का कोई टैक्स नहीं लगा जिसकी क्या अपेक्षा कर रहे थे। तो इससे बढ़िया बजट क्या हो सकता है। ये तो बधाई के पात्र हैं हमारे स्टेट मिनिस्टर भी और फाइनेंस मिनिस्टर भी, दोनों जो है ना बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया बजट पेश किया। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 2014 से मोदी जी ने इस देश को संभाला है, उनकी सरकार बनी है, तो ये सोच जो है वो चरितार्थ होती नज़र आई। और जिस कदर उन्होंने काम किया, सरकार में जो काम वो कर रहे हैं, जो जो मील के पत्थर उन्होंने पार किए हैं, उससे ये स्पष्ट है कि अब राष्ट्र सर्वप्रथम हर देशवासी के दिमाग में ये बात आ गई कि सर्वोपरि राष्ट्र है, उसको हमें मानना चाहिए। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? 2014 के बाद मोदी जी ने जो देश को संभाला है और मोदी जी आए हैं, तो किस कदर देश ने तरक्की की है वो भी सब लोग देख रहे हैं। आज हम सेनाओं को कहाँ तक ले आए हैं और अपनी सुरक्षा के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तेजस विमान जैसे जिसकी हम कभी सोच नहीं सकते थे, वो अपने देश में बनाने शुरू किए हैं। और इसके साथ साथ न जाने कितनी मिसाइलें, कितने टैंक, और हम अपने सेना के सिपाहियों को जो जो चीज़ मुहैया करा रहे हैं, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। तो इसलिए सबसे पहले तो यही बात आती है कि हम अपने देश की सुरक्षा कैसे करें, और उसमें आज हम नंबर 1 हैं। और ऐसे ही इसकी तरक्की में भी जितनी योजनाएं मोदी जी ने लागू की हैं, आज बड़े फ़ख्र के साथ हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व में अगर कोई बेहतर से बेहतर राष्ट्र नायक है तो वो आदरणीय मोदी जी हैं। सारा विश्व उनकी ओर देख रहा है और देश किस कदर तरक्की कर रहा है ये सबके सामने है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? देखिए, लोकतंत्र में यहाँ मिली जुली सरकारें हैं। बहुत सारे स्टेट में भाजपा की सरकार है, कहीं कांग्रेस की हैं, लेकिन तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है। केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में जब तक तालमेल नहीं बनेगा तो उस स्टेट का भी विकास नहीं हो पाएगा और केंद्र सरकार को भी दिक्कत होगी। इसलिए लेकिन हमारी केंद्र सरकार की ये सोच रही है कि सबको साथ ले चलें, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बना के चलें, तो ही राष्ट्र जो है ना शिखर पर पहुँचेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में बताएं। ये राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में क्या, हर चीज़ में बाधक है। भ्रष्टाचार तो एक चने में घुन जैसे लगता है, उस तरह से देश को क्या, पूरे समाज को क्या, सब चीज़ों को खाया जा रहा है, तो वो तो बाधक है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब इसमें काफ़ी सुधार हो रहा है। 2014 से लेकर आज तक 7 साल हो गए, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मोदी जी की सरकार के ऊपर नहीं लगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 7 साल बीत जाए और एक भी केस ना आए।
तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यही विदा लेते हैं और हम आपसे फिर मिलेंगे नए सवाल के साथ, नई खोज के साथ, नई बातों के साथ। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम